नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने नाटक को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा, प्रहसन को पढ़ा, निबंध को पढ़ा। आज हम लोग उपन्यास को पढ़ेंगे। ठीक, उससे पहले हम लोग अपनी शुरुआत पंक्ति से करते हैं। तो हम लोग कुछ आज एक पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है, जो नेट दिसंबर 2021 की परीक्षा में पूछी गई। कब पूछी गई? नेट की परीक्षा में 2021 में ही पूछी गई। अभी लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक, क्या पंक्ति है? मिलन के पल केवल दो चार, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। ठीक, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, ये किसकी पंक्ति है? तो ये नेट 2021 में पूछी गई किसकी पंक्ति है? तो सुमित्रा नंदन, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। अब देखिए हम लोग आज उपन्यास शुरू कर रहे हैं और उपन्यास को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अब देखिए, उपन्यास के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि इस कालावधि में हिंदी उपन्यासों में मनुष्य के नए मानसिक विकास और अंतर विरोधों का इतिहास समाविष्ट है। ठीक है, मतलब क्या? मतलब जो ये काला अवधि थी, उपन्यास की जो काला अवधि थी, उसमें क्या हुआ? उसमें जो है हिंदी उपन्यासों में क्या हुआ? मनुष्य के नए मानसिक विकास और अंतर विरोधों का इतिहास समाविष्ट है। ठीक, जो मानसिक विकास हुआ, ठीक, जैसे कि होरी का जो मानसिक विकास हुआ, जो मानसिक विकास होता है आपका मदन मोहन का, कि बिगड़ जाता है फिर सुधर जाता है, वो सारी बातें। जो अंतर विरोध दिखाया गया सामंती व्यवस्था का, एक किसान से कैसे वो लड़ रहा है, ठीक है, किसान कैसे ही सामंती व्यवस्था से लड़ रहा है, ये सारी बातें का इतिहास समाविष्ट है। अब देखिए, आर्थिक व्यवस्था में उलटफेर, प्रेस, समाचार पत्र, शिक्षा की व्यवस्था, नए व्यावसायिक वर्ग का उदय आदि के कारण जो मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ, उसकी बहुमुखी तथा नई समस्याओं को व्यक्त करने के लिए नवीन साहित्यिक विधा की आवश्यकता हुई। यह विधा उपन्यास थी। मित्रों, जब हमारे देश में आर्थिक विकास होता है, जब हमारे देश में प्रेस की स्थापना होती है, या पूरे विश्व में जब प्रेस की स्थापना होती है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, समाचार पत्र की स्थापना होती है, शिक्षा की जब व्यवस्था की जाती है, व्यवसायिक वर्ग का जब उदय होता है, ठीक, तो क्या हुआ? व्यवसायिक वर्ग उदय हुआ तो क्या व्यवसायिक जो वर्ग था वही सारा अपना काम कर लेगा? नहीं, फिर एक मध्यम वर्ग निकलता है, एक मध्यम वर्गीय लोग निकलते हैं, और उस मध्यम वर्गीय लोगों की जो है बहुमुखी प्रतिभा और उनकी समस्या को अभिव्यक्त करने के लिए एक साहित्यिक विधा आई, जिसे हम उपन्यास जानते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि इसके पूर्व की साहित्यिक विधाओं, ठीक है, इसके जो पूर्व की साहित्यिक विधा थी, जैसे काव्य, नाटक, आख्यायिका आदि के रूपाकार काव्य रूढ़ियों से बधे होने के कारण नए विषयों के अनुरूप नहीं थे। ठीक है, अब देखिए, जो काव्य था, मतलब उपन्यास के पहले की बात कर रहे हैं कि जो काव्य था, जो नाटक था, जो आख्यायिका थी, आख्यायिका को हम लोग देखिए, आख्यायिका क्या मतलब? कहानी। ये क्या, जो इसके रूपाकार थे वो काव्य रूढ़ियों से क्या है? बधे थे, इसलिए जो है नए विषय के अनुरूप नहीं थे। कह रहे हैं इन रूपाकारों में जीवन की विविधताओं को उनकी समग्रता में आकलित नहीं किया जा सकता। बहुआयामी जीवन को बांधने के लिए ऐसी विधा की जरूरत थी जो स्वयं बहुआयामी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है कि विविधता है, बहुआयामी आपका जीवन है, तो यही बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि जो बहुआयामी जीवन को बांधने के लिए एक ऐसी विधा की जरूरत थी जो बहुआयामी हो। बहुआयामी का अर्थ क्या है? मतलब जिसमें केवल काव्य ना हो, जिसमें केवल नाटक ना हो, ठीक है, केवल आख्यायिका ना हो, बल्कि उसके साथ और भी कुछ हो। ये बातें आगे कह रहे हैं बच्चन सिंह, देखिए, अर्थात जिसमें काव्य, नाटक, आख्यायिका आदि का अंतर्भाव होने के साथ साथ और भी कुछ हो। ठीक है, मतलब ये सारी चीजों के साथ और भी कुछ हो, उसका अपना निजी छंद हो किंतु वह स्वच्छंद हो। देखिए कितनी बड़ी बात। अब यही प्रश्न में बन जाए, परीक्षा में प्रश्न बन जाए, पूछ ले कि यह कथन किसका है? या ऐसे लिख दे कि उपन्यास की भूमिका को समझाते हुए किसने लिखा कि बहुआयामी जीवन को बांधने के लिए ऐसी विधा की जरूरत थी जो स्वयं बहुआयामी हो, अर्थात जिसमें काव्य, नाटक, आख्यायिका आदि का अंतर्भाव होने के साथ साथ और भी कुछ हो, उसका अपना निजी छंद हो किंतु वह स्वच्छंद हो। ठीक है, ऐसे प्रश्न बन जाए कथन के रूप में, हमको लगेगा अरे बाप रे, ये पेपर राजस्थान से बन गया क्या, यहाँ से बन गया क्या, वहां से बन गया? नहीं, ये सारे
प्रश्न जो है प्रामाणिक पुस्तकों से बन रहे हैं, और इस बात की गंभीरता जिस दिन हमें समझ में आ गई तो हम पुस्तक पढ़ना शुरू कर देंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे लिख रहे हैं ना कि पूर्ववर्ती विधायक कुछ बहुत कुछ अभिजातीय रूपाकारों, परंपरा युक्त मूल्यों, सार्वभौम सत्यों को अभिव्यक्त करती करती आई थी। क्या कह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती विधायक थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभिजातीय रूपाकारों को आधार बनाया, परंपरा युक्त मुक्त मूल्यों, ठीक है, सार्वभौम सत्यों को अभिव्यक्त करते आए थे, ठीक है, जो परिवर्ती विधा थी, पूर्ववर्ती विधा थी। अब देखिए उनमें व्यक्तिक अनुभव के प्रकाशन का अवकाश नहीं था, ठीक है, उसमें व्यक्ति के जैसे होरी की समस्या अगर आप देखिए, ठीक है, मदन मोहन की समस्या, ठीक, कैसे देवरानी जेठानी की कहानी जो है महिला शिक्षा पे लिखी गई कि कितना मतलब स्त्रियों को पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है, तो क्या वो वैयक्तिक अनुभव का प्रकाशन हुआ ना उसके अंदर। लेकिन जो इसके पहले चीजें थी उसमें जो है वैयक्तिक अनुभव का प्रकाशन था ही नहीं, ठीक है। उपन्यास सामूहिक अनुभव के स्थान पर वैयक्तिक अनुभव को तरजीह देता है। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, मतलब क्या लिख रहे हैं, बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि जो है ना उपन्यास है वो सामूहिक अनुभव पे नहीं बल्कि वो क्या वैयक्तिक अनुभवों को तरजीह देता है, ठीक है। अब देखिए व्यक्ति अपने सामायिक परिवेश में अनुभव प्राप्त करता है, स्वाभाविक है हम भी अपने सामायिक परिवेश में ही अनुभव प्राप्त करते हैं, हम जो भी सीखते हैं समाज से सीखते हैं, ठीक। उपन्यासों में व्यक्तिक अनुभव और परिवेश के विस्तृत चित्रण के लिए भूमि मिली। उपन्यासों में क्या हुआ, उपन्यासों में व्यक्तिक अनुभव और परिवेश के विस्तृत चित्रण के लिए क्या मिला, भूमि मिला, भावभूमि मिला। हम उपन्यास में क्या है व्यक्तिक अनुभव को देखते हैं, परिवेश का विस्तृत चित्रण देखते हैं। अब देखिए एक विद्वान है फॉरेस्टर, फॉरेस्टर क्या बता रहे हैं, फॉरेस्टर कह रहे हैं ना कि फॉरेस्टर इस समसामयिकता को लाइफ बाय टाइम नाम देकर कहता है कि इस विशेषता के कारण ही उपन्यास अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं, फॉरेस्टर समसामयिकता को नाम देता है लाइफ बाय टाइम और कहता है, स्पष्ट कहता है कि यह जो उपन्यास है इसी कारण अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग हो जाता है क्योंकि इसमें समसामयिकता का प्रवेश होता है, जिसे फॉरेस्टर लाइफ बाय टाइम नाम देता है। अब देखिए व्यापक अर्थ में सामयिकता और साहित्य का समन्वित रूप पहले पहल इस विधा में ही मिला, ठीक है। अगर हम देखें व्यापक अर्थ में सामयिकता और जो साहित्य का समन्वित रूप मिला हमें तो वो उपन्यास में मिला। कह रहा है कि दूसरे शब्दों में जीवन के यथार्थ को चित्रित करने के लिए नई विधा आविष्कृत हुई। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो जीवन के यथार्थ का चित्रण, जैसे हम देखते हैं कि प्रेमचंद का गोदान क्या है, यथार्थवादी उपन्यास है। अब प्रेमचंद कैसे उपन्यासकार है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। यथार्थ। अब ये देखिए शब्द कि मतलब क्या है, जीवन के यथार्थ को देखने को हमें जो अगर मिला किसी नई विधा में तो उपन्यास में मिला। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, हिंदी उपन्यासों का प्रारंभ जीवन के उपदेश मूलक यथार्थ चित्रण द्वारा होता है। समझिए उपन्यास का प्रारंभ उपदेश मूलक, लाला, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु की बात की जा रही है, ठीक है। वो कैसा उपन्यास था, वो उपदेश मूलक था। क्या था, उपदेश मूलक था। अब देखिए पर अतिरंजना पूर्व काल्पनिक जीवन के अयथार्थ रोमांस भी कम नहीं मिलते हैं, ठीक। इस प्रकार रोमांस यथार्थ का अंतर विरोध इतिहास के नैरंतर्य नैरंतर्य में ही पाया जाता है। नैरंतर्य का क्या अर्थ है, देखिए नैरंतर्य का अर्थ है निरंतरता से, अविच्छिन्नता से, कि जो है रोमांस और यथार्थ का जो अंतर विरोध है ना वो इतिहास में निरंतर ही पाया गया है, ऐसे समझिए निरंतर में ही पाया जाता है, ठीक है, हमेशा पाया गया है, अविच्छिन्न पाया गया। अब देखिए रीतिकालीन प्रेम कल्पनाओं से अभी पीछा नहीं छूट पाया था, ठीक है, जैसे रीतिकाल में जो प्रेम कल्पना थी, ठीक है, अभी हमारा उससे पीछा छूटा नहीं है। क्रीड़ा परक प्रेम से उस समय के अनेक उपन्यास भरे पड़े हैं। उस समय सामंत सरदारों को चमत्कृत किया जाता था, ठीक है। तो इस समय मतलब रीतिकाल की बात करें कि रीतिकाल में सामंत सरदारों को चमत्कृत किया जाता था, तो इस समय जनता के
एक व्यापक तबके को तिलिस्मों और अयारों द्वारा चमत्कृत किए जाने लगा। अब देखिए तुलना कर रहे हैं बच्चन सिंह की एक बड़ी बात और बड़ी विशेष बात, वो हमेशा देखिए वो जब निबंध की बात करते हैं तो वो प्रताप नारायण मिश्र बाल कृष्ण भट्ट की तुलना करते हैं और बताते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट पढ़े लिखे, ये अनपढ़ प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। वो बताते हैं नगरीय सभ्यता वाले ये ग्रामीण। और आदरणीय रामचंद्र शुक्ल स्पष्ट लिखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र के विषय में कि ये जो है ग्राम कहावतें बेधड़क रख दिया करते थे। बैसवारे की जो ग्राम कहावतें हैं बेधड़क रख दिया करते थे। पीजीटी 2013 का प्रश्न है ये। अब देखिए कह रहे हैं कि अब देखिए यहाँ आ गया कि जैसे उस समय सामंत सरदारों को चमत्कृत किया जाता था, वैसे ही उपन्यास विधा में तिलस्म अय्यारों द्वारा लोगों को चमत्कृत करने का, जनता के एक बड़े तबके को चमत्कृत करने का प्रयास किया गया। अब हमारे मन में तुरंत आना चाहिए कि तिलस्म अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो इस उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं। देखिए एक बार परीक्षा में प्रश्न बना कि अयार का क्या अर्थ होता है, तो अयार का अर्थ होता है तीव्रगामी, ठीक। तीव्रगामी, ये किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। तिलस्म का क्या अर्थ होता है? एक भवन होता है जिसका निर्माण कौन करते हैं? तांत्रिक करते हैं, ठीक है। एक भवन होता है जिसका निर्माण कौन करते हैं? तांत्रिक करते हैं, ये लोग करते हैं। अयार, देखिए प्रश्न ये बना है कि अयारी का क्या अर्थ होता है, ठीक। यही प्रश्न बना है तो हम तुरंत बताएंगे सर अयारी का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तीव्रगामी होता है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है, ठीक है। तिलस्मी कैसा शब्द है? यह भी अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है। हमसे पूछ ले कि तिलस्म का क्या अर्थ होता है, तो तिलस्म का क्या अर्थ होगा? तो तिलस्म का अर्थ होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत, अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना, ठीक है। ये मधुरेश बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ये बातें हम लोग जान लिए कि भाई जैसे उस रीतिकाल में सामंत सरदारों की प्रशंसा होती थी, उन्हें चमत्कृत करने का काम रीतिकालीन कवि करते थे। हमें एक बात पता चल गई कि इस युग में तिलिस्म और अयारों द्वारा चमत्कृत किया जाता था। पर रोमांच उपदेश के भीतर से ही आगे चलकर यथार्थोन्मुखी उपन्यासों का विकास हुआ। देखिए देखिए रोमांस हुआ, उपदेश हुआ, अब इसी से भीतर आगे चल के क्या है? यथार्थोन्मुखी उपन्यास का क्या हुआ? विकास हुआ। देखिए दो चीजें हैं। एक प्रश्न बनता है कि जो प्रेमचंद युग था उससे पहले के उपन्यास कैसे थे, तो उसके पहले के उपन्यास क्या थे? मनोरंजन परक थे, मनोरंजन परक थे। और क्या थे? उपदेशात्मक थे। उसमें उपदेश था। परीक्षा गुरु को देखिए, मनोरंजन परक थे, ठीक। अब देखिए लेकिन उसके बाद क्या है, जब हम प्रेमचंद युग में आते हैं तो प्रेमचंद युग की सबसे बड़ी विशेषता आप जान लीजिए कि उस समय के जो उपन्यास थे ना वो यथार्थ पे आ गए, ठीक है। वो यथार्थ पे आधारित हो गए। सामाजिक यथार्थ से उनको जोड़ा गया। और उसके पहले क्या था? उससे पहले रोमांस से जोड़ा गया, काल्पनिकता से जोड़ा गया, नैतिक उपदेशों से जोड़ा गया, ठीक। अब देखिए प्रेमचंद का एक स्पष्ट कथन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा, जिसमें प्रेमचंद लिखते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व दो कौड़ी का होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात प्रेमचंद कह रहा है कि जो रचनाएं क्या होती हैं? केवल मनोरंजन के लिए होती हैं, ठीक है। प्रेमचंद लिखते हैं कि जो रचनाएं केवल मनोरंजन के लिए, उनका महत्व दो कौड़ी का, दो कौड़ी का होता है, ठीक। और प्रेमचंद का एक और स्पष्ट कथन जो परीक्षा में कई बार बना, उन्होंने लिखा कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है, ना कि उपदेश, बैठ के उपदेश देना, ठीक। अब समझिए एक बात स्पष्ट हो गई कि हमने देखा कि जो प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास थे वो उपदेशात्मक थे, ठीक है। प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास थे वो क्या थे? वो उन उपन्यासों में सामाजिक यथार्थता को जोड़ा गया, ठीक। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि परीक्षा गुरु की क्या कहानी थी। कह रहे हैं कि परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी जो हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकृत कर लिया गया है, मध्यम वर्गीय जीवन से ही संबद्ध है, ठीक। मतलब अब देखिए बच्चन सिंह भी इस बात पे जो है टिक गए हैं कि परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास है। मतलब सीधे सीधे जो है वो आदरणीय रामचंद्र शुक्ल के बात को समर्थन दे रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी
का जो है पहला उपन्यास किसे माना? परीक्षा गुरु को माना। ठीक, और बच्चन सिंह भी किसे मान रहे हैं? परीक्षा गुरु को मान रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि मध्यम वर्गीय जीवन से क्या है, वो संबद्ध है। कह रहे हैं इसके पूर्व लिखे गए नारी शिक्षा विषयक ग्रंथों को भी कुछ लोगों ने उपन्यास के खाते में डाल दिया। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी, बामा शिक्षक 1872 ईस्वी, भाग्यवती 1877 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए ऐसी ही पुस्तकें हैं। अब देखिए हमसे पूछ लेना कि जैसे आप इंटरव्यू में गए पूछ लें कि बताइए भारतेंदु पूर्व, क्षमा जाएंगे, प्रेमचंद पूर्व युग में कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने जो है नारी शिक्षा विषयक ग्रंथों की रचना की, ठीक है, या नारी शिक्षा को आधार बना के उपन्यास की रचना की। तो देखिए ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमें गाइडें नहीं समझा सकती ये चीजें, ये गंभीरता, ठीक है, ये मैच्योरिटी हमें किससे आ सकती है? हमें पुस्तकों से आ सकती है। तो हम तुरंत बताएंगे सर देवरानी जेठानी की कहानी। वामा शिक्षक किसका था? ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय। दो लोग इससे जुड़े थे, ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय। भागवती सदाराम फुल्लौरी, ऐसी पुस्तकें हैं। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। आगे हमसे ये बता रहे हैं ना कि भाई साहब आगे हमसे ये बताया जा रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जा रही है। आधुनिक गद्य के कुछ जनक ही यही है। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती में औपन्यासिकता की संभावनाएं बताई जाती हैं, किंतु संभावनाओं के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। मित्रों देखिए एक जो इनकी जो ये आत्मकथा में आता है, ठीक है, हिंदी की अगर पूछा जाए प्रथम अपूर्ण आत्मकथा तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती है। कह रहे कुछ विद्वानों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती भी क्या है, उसमें औपन्यासिकता की संभावना बताई गई, मतलब जो उपन्यास के तत्व हैं उसकी कुछ बातें की गई। लेकिन बच्चन सिंह एक सिरे से नकारते हैं कि नहीं, संभावनाओं के आधार पे क्या है, हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अब हम लोग परीक्षा गुरु के विषय वस्तु को पढ़ेंगे, और ध्यान दीजिए परीक्षा गुरु हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ठीक, इसलिए जो है अब देखिए आपको यहीं से दिखेगा कई बार जो परीक्षा गुरु से प्रश्न आते हैं, और बच्चन सिंह को आधार बना के भी इसमें प्रश्न पूछा गया, मैं आपको दिखाऊंगा भी। देखिए कह रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास राजा लक्ष्मण दास की कोठी के मुनि मैनेजर थे। मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये बड़े बहुत बड़े साहित्यकार थे लाला श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी लिख दिया इन्होंने। लेकिन सुनिए ध्यान दीजिए, ये क्या थे, ये राजा लक्ष्मण दास की कोठी में मुनीम मैनेजर थे। बाद में वे म्यूनिसिपल कमिश्नर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी हुए। हमसे पूछे कि कौन, अब जैसे देखिए ऐसे प्रश्न बन सकता है, कौन ऐसा लेखक था जो राजा लक्ष्मण दास की कोठी में मुनीम मैनेजर था, बाद में वे म्युनिसिपल कमिश्नर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी हुए। अब हमसे पूछ ले कि ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसका नाटक है, तो सुदर्शन का है। देखिए एक प्रश्नों में प्रश्न, जब हमारा दिमाग ऐसे काम करने लगे तो समझिए समझिए कि गंभीरता से थोड़ा बहुत हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। अब देखिए क्या कह रहे हैं, आगे ये बताया जा रहा है ना हमें, आगे क्या बताया जा रहा है, आगे हमसे ये कहा जा रहा है कि व्यापारी होते हुए भी वे साहित्य रचना में लगे रहते हैं। इस उपन्यास की रचना के पहले वे रणधीर प्रेम मोहिनी जैसा प्रसिद्ध नाटक लिख चुके थे। अब देखिए परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में है, ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 में है। तो वही बातें बस शब्दों में कह दे रहे हैं बच्चन सिंह कि उपन्यास की रचना के पहले वे रणधीर प्रेम मोहिनी जैसा प्रसिद्ध नाटक लिख चुके थे, पर परंपरा भुक्त प्रणाली से हटकर वे नई चाल की पुस्तक लिखना चाहते थे। परंपरा से अलग एक नई चाल की पुस्तक, ठीक है, इसका उल्लेख उन्होंने परीक्षा गुरु की भूमिका उपन्यास में किया है। ठीक है, अगर ये सारी बातें जो है किसने किया कि भाई मैं परंपरा मुक्त प्रणाली से हटकर एक नई चाल में पुस्तक लिखना चाहता हूँ, ये स्वयं जो है लाला श्रीनिवास दास ने उल्लेख किया अपने परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका में। परीक्षा गुरु उपन्यास कब था? 1882 ईस्वी में था। इसे प्रथम उपन्यास किसने माना? आचार्य शुक्ल ने माना। ठीक है, पंडित अब हमसे पूछ ले कि देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास किसने माना, तो गोपाल राय ने माना। हमसे पूछ ले कि सद्धाराम फुल्लौरी के भाग्यवती को किसने प्रथम उपन्यास माना,
हाँ, तो विजय शंकर मल्ल जी ने माना, विजय शंकर मल्ल जी ने माना। ठीक, ये सारी बातें हम लोग की स्पष्ट हुई। अब हम लोग आगे व्याख्या देखते हैं और क्या बता रहे हैं। देखिए, परीक्षा गुरु से किसी न किसी रूप में एक प्रश्न हमें मिल सकता है। तो देखिए, इस बात की गंभीरता को एकदम ध्यान में रखिए और एकदम मन से पढ़िए आप। ठीक, पुस्तक को सामने रख लीजिए और ऐसे लगाते रहिए। कह रहे हैं इसे वे अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की सांसारिक वार्ता कहते हैं। ठीक, सांसारिक वार्ता से साफ जाहिर है कि इसे वे परियों, राजकुमारों, पशु पक्षियों की अति लौलिक अति लौकिक कथाओं से अलग यथार्थ की भूमिका पर खड़ा करना चाहते थे। मतलब समझ रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लिखा कि अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की सांसारिक वार्ता कहा। ठीक, कौन, आदरणीय लाला श्रीनिवास दास लिखते हैं। ठीक है, और वो लिखते हैं कि अब बच्चन सिंह कह रहे हैं कि सांसारिक वार्ता तो कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चन सिंह बता रहे हैं कि सांसारिक वार्ता का अर्थ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि साफ जाहिर होता है कि अब इसमें वो परियों का उल्लेख नहीं करेंगे, पशु पक्षियों का अति लौकिक कथाओं का वर्णन नहीं करेंगे, राजकुमारों का वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि भाई साहब यथार्थ की भूमिका पर खड़ा करेंगे। कैसे जो है, अगर अच्छा मित्र हो तो आपको बचा लेगा। ठीक है, कैसे पढ़ा लिखा मित्र हो, वकील हो आपका मित्र, तो आपको कैसे बचा लेगा। ठीक, ये सारी बातें। अब देखिए आगे हमसे हमसे कह रहा है कि लाला जी ने इसे नॉवेल भी कहा है। इसका मतलब है कि वे अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों के ढर्रे पर उपन्यास लिखना चाहते थे। मतलब देखिए, लाला जी ने क्या कहा, मतलब लाला श्रीनिवास दास जी ने, ठीक है, ये बताया कि ये नॉवेल है, मतलब अंग्रेजी ढंग पे। और ये रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि जो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, वो अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है। ठीक है, वही बातें स्पष्ट होकर रहे हैं बच्चन सिंह भी कि लाला श्रीनिवास दास जी ने अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों के ढर्रे पर उपन्यास लिखना चाह रहे थे। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, आगे कहानी क्या है। आगे ये बात पता चल रहा है ना कि भूमिका से ही पता लगता है कि उनके दिमाग में उपन्यास की योजना बन गई थी। ठीक, इसमें परंपरा मुक्त सिलसिलेवार कथा नहीं कही गई, बल्कि उसमें आवश्यकता अनुसार उलटफेर किया गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि जो परंपरा मुक्त सिलसिलेवार कथा नहीं कही गई, बल्कि क्या हुआ उसमें आवश्यकता अनुसार उसको रोचक बनाने के लिए उलटफेर किया गया। पात्रों के स्वभाव, उनके पारस्परिक संबंधों को यथा संभव विश्वसनीय बनाने की चेष्टा की गई। बोलचाल की भाषा, पात्रों का काल्पनिक चित्रण, साकांक्षता आदि के संबंध में वे पहले ही से सतर्क थे। क्या है, जैसे वो ये नहीं कि पात्रों की काल्पनिक क्या है चित्रण कर दिए कि ये काल्पनिक पात्र है, ये काल्पनिक पात्र नहीं। ठीक है, बोलचाल की भाषा पे भी ध्यान दिया, मतलब ये सारे जो टर्म को वो ध्यान में लेके चल रहे थे, पहले ही सतर्क थे कि भाई अवेयर हूं मैं, ये सब गलतियां नहीं करूंगा। अब देखिए यही कारण है कि इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। मतलब बच्चन सिंह देखिए घुमा फिरा के आके बता रहे हैं भैया कि यही कारण है कि इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। और यह किसने, अगर पूछ ले हमें किसने हिंदी, जो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगर पूछ ले हमसे कि हिंदी में परीक्षा गुरु को किसने प्रथम उपन्यास माना, परीक्षा गुरु को, तो आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और सुनिए उनके मत का समर्थन बच्चन सिंह भी करे। अब देखिए देवरानी जेठानी की कहानी, अब जहां आपको देवरानी जेठानी की कहानी मिले लिखा, वही 1870 लिखी, जहां भाग्यवती लिखे वही लिखी 1873। ठीक, आदि में ये औपन्यासिक तत्व नहीं मिलते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम देखें ना तो सीधा 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 डॉक्टर बच्चन सिंह शुक्ल जी की बातों का समर्थन कर रहे हैं। और देखिए खुल के कर रहे हैं, एकदम खुल के, होता है ना कि भाई मैं आपके साथ हूं। अब देखिए देखिए भाग्यवती तो किसका है, भाग्यवती किसका है, तो भाग्यवती है सदाराम फुलौरी का। अगर हमसे पूछ ले भागवंती किसका उपन्यास है, भागवंती, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने की बात है किसका है, सुदर्शन का है। देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है, आदरणीय गौरी दत्त का है। लेकिन हमसे देवरानी जेठानी पूछ ले केवल, तो गोपाल राम गामरी। देखिए ऐसे बारीक चीजों पे हमें ध्यान देना होगा, गोपाल राम
गहमरी का। ठीक, अब देखिए शुक्ल ने ये सारी बातें लिखी हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहानी है। अब देखिए हम लोग विषय वस्तु पे पहुंचते हैं कि परीक्षा गुरु की विषय वस्तु क्या है मित्रों। अब देखिए कह रहे हैं कि इस उपन्यास में दिल्ली के एक ऐसे व्यापारी के सुधार की कहानी है जो कुसंग में पढ़कर गुमराह हो गया था। ठीक, अब देखिए हमने पढ़ा कि प्रेमचंद पूर्व से युग के जो उपन्यास थे, ठीक है, वो उपदेशात्मक तत्व उसमें प्रधान था। अब देखिए वही चीजें हैं, मतलब एक दोस्त है कुसंग में पड़ गया, ठीक है, व्यापारी है, ठीक है, और उसके सुधार की कहानी है। एक मित्र आता है उसको सुधार देता है, तो क्या ये उपदेश तो ही है। अब देखिए लेकिन जब हम देखते हैं होरी, होरी की समस्या, कि किस प्रकार जो है सामंतीवादी व्यवस्था में वो दबा हुआ व्यक्ति, ठीक है, किसान की करुण गाथा उसमें बताई गई। ठीक, अब देखिए इस माध्यम से लेखक जीवन के विविध प्रसंगों का आकलन कर उन्हें एक ढीले सूत्र में पिरोता है। लंबे लंबे शिक्षा मूलक प्रकरणों के कारण यह सूत्र और भी शिथिल और कमजोर हो जाता है। मुख्य कथा के असंबद्ध इन प्रकरणों के फलस्वरूप उपन्यास का कथानक बेहद बिखर गया है। अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए बहुत सी ऐतिहासिक और उपदेश मूलक कथाएं भी बीच बीच में कह दी जाती हैं और उपन्यास बहुत कुछ विशृंखलित हो जाता है। पर यह बिखराव एक ओर इस उपन्यास की संघटना संबंधी त्रुटि की सूचना देता है, तो दूसरी ओर भावी उपन्यासों की संभावनाएं भी रेखांकित करता है। अब देखिए बच्चन सिंह एक आलोचक हैं, उनकी पुस्तक जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है वो एक आलोचनात्मक पुस्तक ही तो है। ठीक है, अब देखिए वो ये सारी बता रहे हैं बातें कि भाई मैं समर्थन कर रहा हूँ डायरेक्टली कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास कहा जा सकता है। लेकिन बच्चन सिंह बताते हैं कि जो इसकी कथा है बेहद बिखर गया है, कथानक जो है बेहद बिखर गया है। क्यों? असंबद्ध प्रकरण, ठीक, असंबद्ध प्रकरण। अब देखिए इसीलिए जो है क्या हुआ, उपदेशों अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए क्या हुआ, बहुत सी ऐतिहासिक और उपदेश मूलक कथाएं बीच बीच में ऐसे चेप दी गई, कह दी गई बिना मतलब के। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, बहुत कुछ विसंकृत हो गया उपन्यास। ठीक, लेकिन फिर भी बच्चन सिंह निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि दूसरी ओर क्या है, भावी उपन्यासों की संभावना क्या है, बढ़ जाती है, उसको रेखांकित करता है ये सारी बातें। अब देखिए अब हम बात करेंगे परीक्षा गुरु में हुआ क्या। ठीक है, अब देखिए इसके चरित्र विभिन्न मनोवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसके जो चरित्र हैं विभिन्न मनोवृत्ति, ठीक है, कि ब्रज किशोर है वो अलग कॉन्सेप्ट दिखाएगा, मिस्टर चुन्नी लाल है वो अलग कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, मास्टर सिंबू दयाल अलग, बाबूलाल अलग, ठीक है, मदन मोहन अलग, ठीक, अमीर है लेकिन गलत संगत में पड़ गया। ठीक है, मदन मोहन की पत्नी कामनी है, लाला ब्रज किशोर एक वकील है, उनकी पत्नी का नाम प्रियंवदा है। मतलब ये सारी बातें। अब देखिए कह रहे इसका नायक मदन मोहन मूलतः अच्छा होते हुए भी कुसंग के कारण अपना सब कुछ खो बैठता है। मित्रों यह नोट करिएगा, परीक्षा गुरु का नायक एक बार प्रश्न पूछा कि कौन था और उसमें ब्रज किशोर भी ऑप्शन में था। ठीक है, अब लोग सोचेंगे भाई ये बचा रहा है गलत संगति से तो यही नायक हो गया। नहीं भाई, ये फिल्म नहीं उपन्यास है, ध्यान दीजिए। इसके नायक कौन है? मदन मोहन है। ठीक, वह अव्यवस्थित, खुशामद पसंद और प्रदर्शन प्रिय व्यक्ति है। मैं समझ रहे हैं, प्रदर्शन प्रिय व्यक्ति है, दिखावे में रहने वाला व्यक्ति है ब्रज किशोर। ठीक है, कहीं ब्रज किशोर इसमें लिखा हुआ है, रामचंद्र तिवारी ब्रज किशोर लिखते हैं, तो इस बात को ध्यान देना होगा हमें। ठीक है, अब देखिए ब्रज किशोर नई रोशनी से प्रभावित, संयमी, विवेकवान, देश प्रेमी, अपनी भाषा, संस्कृति, गत्यात्मक रीति नीति का समर्थक है। मित्रों लेकिन ये सब कुछ अच्छी बातें हैं उसमें, देश प्रेमी है, संयमी है, विवेकवान है, अपनी भाषा, संस्कृति, गत्यात्मक रीति नीति का समर्थक है, लेकिन नायक नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। परीक्षा गुरु का नायक मदन मोहन है। ठीक है, मदन मोहन है। अब देखिए मिस्टर चुन्नी लाल और मास्टर शंभू दयाल कुसंग के जीते जागते स्वरूप हैं। यही दो मित्र हैं जो बर्बाद करते हैं, यही दो मित्र हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, मुंशी चुन्नी लाल और मास्टर सिंबू दयाल। कुसंग के जीते जागते स्वरूप है। जीवन की छोटी मोटी और बुराइयों को उद्घाटित करने वाले ये चरित्र इतने आकर्षक नहीं बन पड़े कि पाठकों के मन को रमा सके, जैसा गोदान में होता है। ठीक है, कि भाई होरी आ गया, ठीक है,
होरी गोदान को पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए कई बार प्रोफेसर या बच्चे रोने लगते हैं, तो वैसा ये नहीं हुआ। बस ये हाँ भाई, हीरो टाइप का एक दोस्त आया और वो बचा लिया। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि सुख दुख, प्रामाणिकता, सावधानी, सज्जनता जैसे विषयों पर जो विचार विमर्श चलता है, वह किताबी होने के कारण जी उबा देने वाला हो गया है। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे नहीं होता कि विद्यार्थी पंच लक्षणम, हम लोग सुनते रहते हैं दिन रात, ठीक, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो वही चीजें हैं इसमें दिखाया तो गया कि ब्रज किशोर जो है एक ऐसा मित्र है जो रीति नीति का समर्थक है, अपनी भाषा का समर्थक है, देश प्रेम का समर्थक है। मतलब एकदम उपदेशात्मक बातें हो रही हैं। तो क्या हुआ, हाँ ठीक है, सुधर गया मदन मोहन, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रभाव नहीं डाला कि जिससे मेरा एकदम हृदय क्या हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, एकदम एक नई एनर्जी आ जाए कि नहीं भाई गलत हुआ होरी के साथ, ऐसा पहले लोगों के साथ होता था, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वही बात बच्चन सिंह अंत में कह रहे हैं कि सुख दुख, जो प्रामाणिकता थी, सावधानी, सज्जनता जैसे विषयों पर जो विचार विमर्श चलता है, वह किताबी होने के कारण, ठीक है, ये सारी बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं, जी को उबा देने वाला हो गया है। ठीक है मित्रों, आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे जो है फिर हम लोग बात करेंगे इस पे कि और क्या हुआ, किस प्रकार हरिश्चंद्र ने क्या किया, और जो उपन्यास थे जैसे बालकृष्ण भट्ट, उपन्यासकार थे बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह, उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।